सभी को ध्यान से सामने देखना है। आज हमारे क्लास 5 है और पॉइंट का नाम है गोलीय लेंस से अपवर्तन। किससे अपवर्तन? गोलीय लेंस से अपवर्तन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गोलीय लेंस क्या, बाद में देखेंगे अपवर्तन की बात। तो पहले गोलीय लेंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वैसे लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है, लेकिन अभी हमें इनकी परिभाषा नहीं बतानी है, अभी तो केवल इन दोनों की एक साथ बतानी है। प्रकारों में इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, पहले केवल इसकी एक साथ डेफिनेशन बतानी। तो देखो, इन दोनों को ध्यान से देखिए। लेंस की एक विशेषता तो ये होती है कि लेंस के हम आर पार देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? और आर पार देखने को बोला जाता है पारदर्शी। क्या बोला जाता है? हाँ, साइंस की भाषा में जिसके आर पार दिखता है उसे क्या बोलते हैं? साइंस की भाषा में जिसको क्या आर पार दिखता है उसे क्या बोलते हैं? अरे भाई, जिसके आर पार दिखता है वो कौन सी वस्तु है? तो लेंस भी क्या होता है? चश्मे का लेंस होता है, आर पार दिखता नहीं दिखता है। इसका मतलब है लेंस की एक विशेषता तो हो गई कि पारदर्शी होता है, और दूसरी विशेषता है कि दोनों तरफ से पैक होता है। कहीं से खुला हुआ है क्या मुझ का? नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, कितने पृष्ठ हो गए? एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, इसमें भी एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ, यानी दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस किसे कहते हैं? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कैसा माध्यम? जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोल हो। एक कैसे? मानो एक गोल है तो एक सीधा है, हो सकता है दोनों ही गोल हो सकता है तो एक भी गोल हो सकता है, दोनों भी गोल हो सकते हैं, लेकिन होगा कैसा? पारदर्शी होगा और दोनों तरफ से क्या होगा? पैक होगा। और होगा नहीं होगा तो इसकी डेफिनेशन हमें कैसे याद करनी है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों ही पृष्ठ कैसे हो उसे लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ कैसे हो उसे क्या कहते हैं? उसे लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिर बात करते हैं लेंस को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो हम कहते हैं लेंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है एक होता है उत्तल लेंस तो दूसरा होता है अवतल लेंस। हम कह सकते हैं कि एक तो है हमारा उत्तल लेंस, तो एक हमारा होता है अवतल लेंस। समझे मेरी बात को? जैसे दर्पण, गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। वैसे लेंस के भी दो प्रकार है, उत्तल लेंस और। अगर मैं इनका डायग्राम आपके सामने बनाऊं तो डायग्राम देख के हम डेफिनेशन इसकी क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किसके भाग है? इसके ही भाग है ना, यानी ये इसका पिता हो गया तो पिताजी का नाम पहले लेंगे। वह गोलीय लेंस जो किनारों से तो कैसा हो? जो किनारों से तो पतला हो लेकिन बीच में से क्या हो? कौन सा लेंस कहलाता है? इसी प्रकार अगर इस लेंस का डायग्राम हम बनाते हैं तो आता है ऐसा। हम कह सकते हैं वह लेंस जो किनारों से तो कैसा हो लेकिन बीच में से कैसा हो उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। तो लेंस की परिभाषा अलग है। लेंस की परिभाषा थी दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल हो, लेंस कहलाता है। लेंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वह लेंस जो किनारों से पतला हो बीच में से मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारों से मोटा हो बीच में से पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या आपको? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो मैं थोड़ा आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, पता आपको? तो इसमें भी ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर उत्तल लेंस पर कोई भी किरणें आपतित होती है तो ये किरणों को क्या कर देता है? एक बिंदु पर मिला देता है। क्या कर देता है?
लेकिन अवतल लेंस पर जो किरणें आपतित होती है ना, उनको ये अपवर्तन के पश्चात क्या कर देता है, फैला देता है। समझे मेरी बात को? तो इससे क्या बात हमारी पता चलती है हमें? इससे हमें ये पता चलता है कि उत्तल लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात, इस बार अपवर्तन बोलना है, परावर्तन नहीं बोलना है। समझे मेरी बात को? अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या कर देता है, मिला देता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हाँ, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है। इसलिए अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये बात हमारी लेंसों की हो गई है। अब हम इनके भी प्रकार आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनके प्रकार पढ़ने से पहले यहाँ तक पहले एक बात समझेंगे और लिखेंगे। ठीक है, मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। गोलीय लेंस क्या है? गोलीय लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कैसा माध्यम, जिसका एक या फिर दोनों ही पृष्ठ गोल हो, लेंस कहलाता है। फिर मैं कहता हूँ, लेंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वह लेंस जो किनारों से तो पतला हो, बीच में से मोटा हो, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारों से मोटा हो, बीच में से पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो पहले हम यहाँ तक लिखेंगे। अब है हमारे सामने उत्तल तथा अवतल लेंस के प्रकार। देखिए कैसे इनको समझना है। एस एन का मतलब है सीरियल नंबर, क्रम संख्या है। ठीक है, क्रम संख्या का मतलब है कितने प्रकार टोटल बताऊंगा मैं आपको। प्रकार नंबर 1, चित्र को देख के आपको परिभाषा बतानी है। यह आपके सामने एक चित्र है या नहीं है? देखिए, चित्र को देख के बताओ आप इसका क्या नाम हो सकता है। देखो, ध्यान रखना है, जो भाग उभरा हुआ होता है उसे तो बोलते हैं उत्तल, ठीक है, और जो भाग धंसा हुआ होता है ना ऐसे, उसे क्या बोलते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इधर से भी उभरा हुआ है, इधर से भी उत्तल, इधर से भी उत्तल। इसका मतलब है, इसका नाम हो गया उत्तल प्लस उत्तल, उत्तल प्लस उत्तल। इसका नाम हो गया है हमारे उत्तलोत्तल। ये पहला प्रकार क्या हो गया, ऐसा उत्तल लेंस, ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ ही उत्तल हो। ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, वो कौन सा लेंस है? ठीक है, नंबर 2 चलता हूं। एक तरफ से तो है अवतल, एक तरफ से क्या है, इसका मतलब है हम कह सकते हैं अवतल प्लस उत्तल। इसका नाम हो गया है अवतलोत्तल। क्या नाम हो गया है, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। तीसरी में बात करता हूँ। एक तो पृष्ठ है समतल और दूसरा क्या है, यानी हम कह सकते हैं समतल प्लस उत्तल, नाम हो गया है इसका समतलोत्तल। अब बात करते हैं अवतल लेंस के प्रकारों। ठीक है, ध्यान रखना है एक बात का, दूसरा पृष्ठ हमेशा ही उत्तल का प्रकार है, दूसरा पृष्ठ हमेशा उत्तल लेना है। अवतल का प्रकार हो, दूसरा पृष्ठ हमेशा क्या है, उत्तल लेना है। तो अवतल लेंस, जैसे इसमें उत्तल प्लस उत्तल लिखा है, उसमें इसमें क्या हो जाएगा, अवतल प्लस अवतल, यानी
अवतल प्लस अवतल बराबर अवतलातल। अवतलातल, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, एक पृष्ठ तो क्या है, उत्तल, लेकिन दूसरी हमेशा क्या लेनी है, तो ये क्या नाम हो गया, एक पृष्ठ उत्तल, दूसरा पृष्ठ, तो यह नाम हो गया उत्तल प्लस अवतल, तो इसका नाम हो गया उत्तलावतल। फिर बात करता हूं मैं, एक पृष्ठ तो है समतल, लेकिन दूसरा क्या है, अवतल, तो समतल के साथ मिल गया अवतल, समतल प्लस अवतल, तो नाम हो गया समतलावतल। ठीक है, मैं आपको परिभाषा नहीं दिखाऊंगा, परिभाषा आपको खुद को ध्यान रखना है। उत्तल लेंस के कितने प्रकार है, दो। तो गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं देखिए। ये कौन सा लेंस है, कौन सा है, बस इस उत्तल लेंस को देख देख परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा नंबर 1 है, जब मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो एक बार दर्पण को भी याद करना। दर्पण में ध्रुव था पी, अरे था नहीं था, इसमें अब ध्रुव नहीं है, वह प्रकाश की केंद्र क्या है, और वो है यहाँ पर। इसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे बाद में, बस ध्यान रखना है कहाँ पर होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र, क्या ये बात कहीं दर्पण में भी पढ़ी थी आपने, उसमें वक्रता केंद्र केवल एक था, इसमें कितने हैं, उसमें एक क्यों था मैं बताता हूँ। अवतल दर्पण था तो इसका ये गोला बन रहा था, इसलिए उसका सी हो रहा था। उत्तल दर्पण था तो उसका इधर बन के फिर सी हो रहा था, लेकिन इसमें तो दोनों तरफ ही है, ये भी गोला हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये भी तो गोले का भाग हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ पर तो कितने केंद्र होंगे, हाँ यहाँ पर तो 2 केंद्र हो जाएंगे। अगर एक का नाम C2 होगा तो दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, C1, और दूसरे का C2। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रत्येक लेंस के कितने गोलीय पृष्ठ होते हैं बताओ, अरे कितने होते हैं, प्रत्येक लेंस के 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, और हम प्रत्येक गोलीय पृष्ठ को किसका भाग मान सकते हैं, एक गोले का भाग। प्रत्येक लेंस के 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक गोलीय पृष्ठ को एक गोले का भाग माना जा सकता है, और इन गोलों के केंद्र ही, 2 गोले ना, इन गोलों के केंद्र ही गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 वक्रता केंद्र उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः C1 और C2 से दर्शाया जाता है। कोई समस्या, एक बार फिर से बोलो, प्रत्येक लेंस के 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक गोलीय पृष्ठ को एक गोले का भाग माना जा सकता है, इन गोलों के केंद्र ही गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, इन्हें क्रमशः C1 और C2 से दर्शाया जाता है। कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या एक होती तो R लिखते, 2 है तो हम ऐसे लिखते। अगर इसकी त्रिज्या ये बना दूं तो इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, डायलॉग वही है, चेंज करना है केवल नाम। डायलॉग वो कैसा है, जो डायलॉग इसका था वही इसका है, कि प्रत्येक लेंस के 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक गोलीय पृष्ठ को एक गोले का भाग माना जा सकता है, और इन गोलों की त्रिज्याएं ही गोलीय लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती, इन्हें क्रमशः R1 और R2 से दर्शाया जाता है। कोई समस्या, बात करता हूं मैं नंबर 4 की, मुख्य अक्ष।
ये है हमारा मुख्य अक्ष। जानते हो आप इसे? गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र C1 व C2 से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा। गोलीय दर्पण में क्या कहा था हमने? वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, इसे कहा था। ये था P, ये था C। C और P से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को हमने क्या नाम दिया था? यहाँ ऐसे नहीं कहो, यहाँ कहोगे गोलीय लेंस के वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बात करते हैं नंबर 4 के बाद 5, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस बीचों बीच एक फोकस इस लेंस का होगा, एक इसका होगा, यानी कितने मुख्य फोकस हो जाएंगे। लेकिन ये कब काम आएगा, ये कब काम आएगा देखिए। अगर सपोज करो मैं उत्तल लेंस की बात करता हूँ, किस लेंस की बात करता हूँ? उत्तल लेंस है, वो अपने ऊपर आपतित किरणों को इसे क्या करता है? केंद्रित करता है ना। यानी इसके तो कौन सा मुख्य फोकस काम आएगा? लेकिन अगर अवतल लेंस होता तो वो उसके कौन सा काम आता? देखो, आने के बाद ये फैलाता, पीछे मिलाता तो कहाँ पर आकर मिलता? इसका मतलब है अवतल लेंस का मुख्य फोकस F1 होता है, जबकि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? बोलोगे कैसे आप कि अवतल लेंस पर किसके समांतर आपतित किरणें? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से गुजरती है, उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। एक साथ बोलो तो कैसे बोलोगे? गोलीय लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जबकि उत्तल लेंस के जिस बिंदु से गुजरती है उसे गोलीय लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और आपको अगर एक साथ याद नहीं हो तो अलग अलग याद कर लो कि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कोष्ठक में F1 कहते हैं। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अगली परिभाषा है हमारी नंबर 6 से फोकस दूरी। किसकी परिभाषा है? फोकस दूरी। आपको पता है यहाँ पर O होता है, होता नहीं होता है? हमने पढ़ा था दर्पण में कि ध्रुव P से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है। बात वही है, P की जगह बस O है, F की जगह F1 है। ठीक है, तो हम कहेंगे गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र O वे मुख्य फोकस F1 या F2, किसी को मान लो आप, गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र O वे मुख्य फोकस F1 या F2 के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती। बताओ कितनी फोकस दूरियां हो जाएगी यहाँ पर? हाँ, क्रम से किससे दर्शाया? F1 और F2 से दर्शाया जाता। ध्यान रखो, अगर दोनों तरफ माध्यम एक ही हो, इधर भी वायु इधर भी वायु, इधर से पानी इधर भी पानी, तो F1 का मान हमेशा किसके बराबर होता है? तो बताओ इसकी परिभाषा क्या होगी? एक बार फिर से, गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र O वे मुख्य फोकस F1 या F2 के बीच की दूरियां ही फोकस दूरियां कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, क्योंकि लेंस में दो फोकस दूरी होती है। अचेन कर्म से F1 और F2 से दर्शाया जाता। अंतिम परिभाषा हमारी बच गई है प्रकाशीय केंद्र O। प्रकाशीय केंद्र, हाँ, मुख्य फोकस पर स्थित वह बिंदु, किस पर स्थित है बिंदु? यहाँ तो नहीं है, मुख्य फोकस पर है। तो मुख्य फोकस पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उसे ही प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। मुख्य फोकस पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र O कहलाता है।
इसकी अब जो कंडीशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले परिभाषा लिखने के बाद में कि प्रकाश केंद्र की कंडीशन क्या है। वापस देखिए, एक बार फिर देखो कंडीशन कितनी है, दो कंडीशन है। अगर उत्तल लेंस हो मोटा तो इसके प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण गुजरेगी तो अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अगर उत्तल लेंस पतला हो तो इसके प्रकाशीय केंद्र ओर से अगर किरण गुजरेगी तो आपतित किरण और ये गुजरने वाली किरण, निर्गत किरण दोनों एक ही रेखा में होती है। फिर आपको इसके उपयोग जहाँ रखें, प्रकाश केंद्र के दो उपयोग है। कितने उपयोग है? उपयोग नंबर 1 है ज्यामितीय विधि से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने। ज्यामितीय विधि से प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करने में? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने में। और दूसरा है लेंस में सारी दूरियां कहां से मापी जाती है? हाँ, सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से ही मापी जाती है। जैसे दर्पण में ध्रुव P से मापी जाती थी ना, इसमें प्रकाशीय केंद्र O से ही मापी जाती है। बस ये हो गई कंडीशन, ये हो गए उपयोग और ये हो गया पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट। अब 9.1 में एक छोटा सा पॉइंट बचा है। हाँ, सभी ध्यान से देखिए। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। अगर आपको गोलीय लेंस से प्रतिबिंब बनाना है तो पहले क्या जानना जरूरी है? अपवर्तन के नियम। यहाँ पर देखो, प्रथम नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम पढ़ेंगे हम इस टेबल की सहायता से। ऊपर मैंने बनाए तीनों बॉक्स में उत्तल लेंस, नीचे वाले तीनों बॉक्स में क्या है? अवतल लेंस। सबसे पहले आपको इसको नामांकित करना है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसके बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या बनाना है? C1। इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या बनाना है? फिर इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या बनाना है? इसके बीचों बीच क्या बनाना है? बस। अगर कोई भी किरण है अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो बताओ, आपने दर्पण में भी पढ़ा था, कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी ना। अब ये तो प्रकाश की किरणों को मिलाता है, अगर फैलाता तो इधर से जाती। ये तो मिलाता, हमने पढ़ा है। तो मिलाता तो किधर से जाएगी बताओ? F2 से जाएगी। ये तो बात किसके लिए हो रही है? उत्तल लेंस के लिए। और यही नियम उत्तल लेंस के लिए होता तो कैसे होता? देखो, ये MN इसको नाम दे देते, बीचों बीच हमारा O हो जाता, इसके बीचों बीच यहाँ C1 हो जाता और इसके बीचों बीच यहाँ C2 हो जाता, यहाँ बीचों बीच F1 हो जाता, यहाँ बीचों बीच F2 हो जाता। और ये किरण ऐसे आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों का एक ही नियम है। तो ये तो जब आएगी तो इधर से जाएगी, ये किधर से जाएगी? देखो, बिल्कुल यहाँ इससे यहाँ से मोड़ना है। तो मैंने कहा था पहले ऐसे कर लो। ठीक है, आप वैसे करोगे ना, इसकी वजह से इसके यहाँ से हो जाएगा। इधर से मतलब क्या, इसका रास्ता इतना सही। ठीक है, देखिए अब जब इनके बारे में लिखोगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि हमें दोनों के बारे में एक साथ बोलना है। कैसे बोलेंगे? जहां तक कॉमन है, कॉमन कैसे करो? एक होती है टकराने से पूर्व, यानी आपतित होने से पूर्व, आपतित होने से पहले, और एक होता है आपतित होने के या तो बाद में चेंजिंग मिलेगा या बाद पहले चेंजिंग मिलेगा। इसमें देखो, अभी ये भी आपतित हो रही है, इसमें भी आपतित हो रही है। क्या दोनों में कुछ फर्क है? नहीं है ना। कहा? हाँ फर्क है। अब इसका रास्ता भी यही है, इस लेंस में भी रास्ता यही किरणों का, इसमें भी यही है। लेकिन इसमें आपतित होने से पहले दोनों में सेम है, लेकिन अपवर्तन के बाद दोनों में क्या हो गई है? चेंजिंग है। तो जहां तक सेम है वहां पहले सेम बोलना है। जैसे चेंजिंग हो जाती है आपको भी क्या करना है? दो भाग कर देने। कैसे? गोलीय लेंस पर दोनों में एक ही बात है ना,
गोलीय लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f2 से गुजरती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य फोकस f1 से गुजरती हुई। जैसे ही दो बातें अलग अलग मिली मेरे को, मैंने दो भाग एक साथ नहीं बोले, अलग अलग बोल नहीं बोले क्या, कैसे बोलते हैं? उत्तल लेंस नहीं बोलना है, गोलीय लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f2 से गुजरती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती। कोई समस्या? वापस इसकी तरफ चलते हैं। नियम नंबर 2। अब ध्यान रखना, जो किरण इधर से आएगी उसको जाना किधर से पड़ेगा? इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। फिर हम इसको नाम देते हैं M और N, इसका नाम है O। बिल्कुल यहाँ पर C1, यहाँ C2, यहाँ बीचों बीच F1, यहाँ F2। ठीक है, इस बार किरण में गुजार रहा हूँ कहाँ से? मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजार रहा हूँ? तो बिल्कुल यहाँ से ही इसको मोड़ना है, अपवर्तन कराना है, तो ये होगी कहाँ पर? मुख्य अक्ष के समान। इसका नाम भी है M और N, यहाँ पर है O। फिर यहाँ पर बीचों बीच हो जाएगा C1, यहाँ हो जाएगा C2, यहाँ हो जाएगा F1, यहाँ हो जाएगा F2। इसमें भी मैं F, अब देखो इसका मुख्य फोकस तो कौन सा था? जैसे अब इसमें यहाँ हमें करना वास्तविक बात करनी है ना, तो वास्तविक होगी तो बिल्कुल F से गुजरेगी। इसमें वास्तविक नहीं, देखो चलेगी अपवर्तन, तो वास्तविक नहीं होगा, तो हम यहाँ F2 से गुजारेंगे। यहाँ यहाँ से मुख्य अक्ष क्या हुई? इसका मतलब है इन दोनों में समान कहाँ है? अपवर्तन के बाद दोनों में सेम है। इसमें भी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समांतर, इसमें भी अपवर्तन के बाद क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन इसमें देखो अपवर्तन से पहले मुख्य फोकस F1 से जा रही है, इसमें कहां से जा रही है? प्रतीत हो रही है F2 से जाती है, प्रतीत हो रही है। चेंजिंग है या नहीं है? तो हम पहले तो बोलेंगे अलग अलग और अपवर्तन के बाद बोलेंगे एक साथ। कैसे बोलोगे? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F1 से गुजरने वाली किरण या अवतल लेंस के मुख्य फोकस F2 की ओर निर्देशित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती। बात डालो सेम दोनों के लिए। कैसे बोलेंगे? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस कोष्ठक में F1 से गुजरने वाली किरण या अवतल लेंस के मुख्य फोकस कोष्ठक में F2 की ओर निर्देशित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती। बात करता हूं मैं तीसरी परिभाषा की, जो सबसे सरल परिभाषा है, M N O M N। ये O है, बिल्कुल यहाँ बीचों बीच आपको C1 लगाना है, इसके बीचों बीच आपको C2 लगाना है, यहाँ F1 लगाना है, यहाँ F2 लगाना है। किरण इस बार बात हो रही है कहाँ से जा रही है? किरण O से जा रही है। कहाँ जा रही है? और जब O से जाती है तो बिना मुड़े क्या हो जाती है? यानी अपवर्तन से पहले भी दोनों में सेम, बाद में भी दोनों में सेम। तो अब पूरा एक साथ बोलना है कि गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती। बस ये हो गए सभी काम। देखो आज हमारे क्लास नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 की, और पॉइंट है गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अब गोलीय लेंस हमारे पास दो होते हैं, तो हम एक एक करके प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो पहला हमारा लेंस कौन सा है? अवतल लेंस से प्रतिबिंब। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की देखो ज्यादा कोई हार्ड पॉइंट नहीं है, दो ही इसमें प्रतिबिंब बनाएंगे हम। जैसे अगर वस्तु रखी हो, वस्तु का मतलब बिंब रखा हो कहाँ पर? बिंब की स्थिति। अगर बिंब रखा हो कहाँ पर? अनंत पर। कहाँ पर रखा हो? तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, अगर अवतल लेंस से कोई वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत दूर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताओ।
फोकस पर। कहाँ बनेगा? और फोकस भी कौन सा? F1 पर। ठीक है, आगे दर्शाता हूं मैं आपके कि इसकी साइज कैसे होगी। जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उस प्रतिबिंब की साइज कितनी होगी। देखो मेरी बात को, सपोज करो आप वस्तु हो और आप कहाँ पर हो? अनंत पर हो, आपकी दूरी फिक्स नहीं है, ठीक है, बहुत दूर हो आप, तो आपका प्रतिबिंब काम बनेगा, आपकी प्रतिबिंब काम बनेगा, चित्र काम बनेगा आपका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा? बिंदु साइज। कैसा बनेगा? आपका जो चेहरा वो पहचान नहीं पाएगा, बिंदु जैसा होगा बस, ठीक है। और बनेगा कैसा? प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा। अच्छा, इसके लिए प्रतिबिंब कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले आपको एक अवतल लेंस बनाना है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अवतल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर इसको आपको नामांकित करता है, ये O है, ये M है, ये N है। इसके बिल्कुल बीचों बीच आपको बनाना है C1। क्या बनाना है? तो बता दें मैंने। वैसे इसका केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा? फिर इन दोनों के जस्ट आधी जगह आपको बनाना है F1। इनकी भी यहाँ क्या बनाना है? और वस्तु कहाँ रखनी है हमको? तो देखो वस्तु अनंत पर रखो, ये वस्तु अनंत पर बना दो आप, और वस्तु का नाम क्या दे दो? AB। वस्तु अनंत पर, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? F1 पर। हमको यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है। नियम याद होकर मैं 3 नियम बताया देता। कौन सा नियम था जिसमें अपवर्तन के पश्चात वस्तु इधर से गुजरे? कौन सा नियम था? मुख्य समांतर आना चाहिए ना, समांतर गुजार दो। और ये भी मैंने बताया आपको कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरण जरूरी होती है? 2। एक में यहाँ से गुजारूंगा तो इससे ये तोड़ जाएगा, तो ये फैलाता हमको पता है, तो नीचे से भी गुजारना पड़ेगा, वरना प्रतिच्छेद होगा नहीं और चित्र बनेगा नहीं हमारा। चलो अनंत प्रति ठीक है, अनंत प्रति ना, तो दो डोर से दर्शा दो, पता नहीं कहाँ पर है वस्तु, कहाँ पर बनना चाहिए? फोकस पर। बनेगा कहाँ? जहाँ वस्तु टकराएगी ना, अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर जाके किरणें टकराए, अपवर्तन के पश्चात, पहले नहीं, अपवर्तन के पश्चात वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो अपवर्तन हो गया, यहाँ टकरा गई, यहाँ प्रतिबिंब बन गया। देखो जहाँ पर टकराई है, वहां पर जहाँ पर टकराई वहां पर बिल्कुल ऐसा बिंदु बनाए, बना नहीं बनाए? तो यहाँ साइज कैसी हो गई? वास्तव में नहीं टकराया था ना, आभास हो रहा है ना, इसलिए प्रकृति क्या है? और जो आभासी होता है उसका डायलॉग हमने पहले पढ़ा है, आभासी और सीधा। ये हमारा पहला डायग्राम हो गया नहीं हो गया? अब बात करते हैं दूसरे डायग्राम की। अब वस्तु कहाँ है? देखो अब वस्तु आ चुकी है, थोड़ी सी जगह चेंज है वस्तु की। बिंब की स्थिति है अनंत तथा O के बीच, अनंत तथा O के, O का मतलब है अनंत तथा प्रकाश के केंद्र O के। अगर वस्तु यहाँ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा F1 तथा O के बीच। कहाँ बनेगा? O के बीच। कैसा बनेगा? इसकी साइज होगी छोटी साइज और बनेगा वही आभासी और सीधा। देखो कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे अवतल लेंस से। ये बन गया हमारा अवतल लेंस, ये हो गया M, ये हो गया N, और बिल्कुल इसके आपको बनाना है क्या? C1। इसका केंद्र बिंदु क्या बनाना है? देखो ध्यान रखना है, इधर की दूरी इधर की दूरी आपस में करनी चाहिए बराबर। वैसे इसके जस्ट बीचों बीच क्या होना चाहिए? और जितनी दूरी इधर की है उतनी दूरी F2 की होनी चाहिए, पता है आपको? ये गलती मत करना आप कहीं भी। अब देखिए, अब वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और O के बीच। ये अनंत है, ये O है, दोनों के बीच रख दो, यानी यहाँ रख दो। वस्तु का नाम करेंगे AB। अब बनाना क्या हमको? प्रतिबिंब F1 और O के बीच। कैसे बनाएंगे? देखो अगर एक किरण में गुजार दो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, तो वापस कहाँ से आएगी बताओ मेरे को? इधर आएगी नहीं आएगी? अब मैं ऐसी एक किरण और कहाँ से गुजारूं कि यार यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाए, तो मैं काम करता हूँ O से गुजार देता हूँ। और कल हमने O का नियम क्या पढ़ा था कि जो किरण प्रकाश के केंद्र O से जाती है बिना मुड़े, तो O से सीधे निकाल दो ये किरण को।
पकड़ा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब ए डैश। तो देखिए जब अनंत और ओ के बीच था तो प्रतिबिंब का नाम F1 ओके, प्रतिबिंब में साइज कैसी थी, आभासी सीधा था या नहीं था। ठीक है, ये हमारी अवतल लेंस का पॉइंट है, 1 नंबर अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए 2 नंबर अवतल लेंस से हो गया है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। यहाँ पर हमारे पास 6 किरणारेख बनेंगे। कितने बनेंगे? देखिए अब जो किरणारेख बनी उनको याद करने की ट्रिक क्या है, कैसे पता करेंगे कि वस्तु कहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा। ठीक है, अगर वस्तु हो अनंत पर, वस्तु कहाँ पर हो, अगर वस्तु हो अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ये किस आकार हटा हुआ है, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। कहाँ बनता है, इस बार कैसा होगा आपको पता। फोकस इस लेंस में देखो, फोकस किधर का काम आता है, इधर का आता नहीं आता है। इसका मतलब फोकस कैसा हो जाएगा, F2 हो जाएगा। कोई समस्या? ठीक है, तो वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और जो फोकस पर बनने का मतलब है कैसा बनेगा, साइज कैसी होगी, अरे साइज कैसी होगी, बिंदु साइज कैसी होगी। और इधर का जो पूरा बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा। अब देखिए वस्तु हो अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। हमें पता है, हम मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पर C1 है, ऐसे मान लेते हैं C2 है, F1 है, F2 है। देखो ये O है, ये M है, ये N है। ठीक है, ये दूरी है, ये दूरी आपस में बराबर है या नहीं है। तो मैं कह सकता हूं अगर ये दूरी F1 है तो हो सकता है इधर एक और F1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो मैं कह सकता हूँ F1 की दूरी जितनी इधर है तो F1 प्लस F1 मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। वैसे इसको क्या दे सकता हूँ, 2F2। वस्तु हो अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब वस्तु थोड़ी सी पास आ गई। अगर वस्तु हो अनंत और 2F1 के बीच तो प्रतिबिंब है वो एक छलांग दूर जाएगा, यहां बनेगा। कहां बनेगा, अरे मेरी बात समझो। अगर वस्तु थोड़ी सी पास आ रही है, एक कदम चलकर पास आ रही है तो प्रतिबिंब भी एक कदम चलकर कहां जाएगा, दूर जाएगा। ले जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ हो गया अगर F2 तो यहाँ अब कहां पर बनेगा ये F2 तथा 2F2 के बीच। अब अगर वस्तु चल के एक कदम और पास आ जाए तो यह भी एक कदम दूर जाएगा। अगर प्रतिबिंब बनता है 2F, ये बिंब होता है 2F1 पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है 2F2 पर। अगर वस्तु एकदम चल के और पास आती है यानी 2F1 और F1 के बीच में तो प्रतिबिंब जाता है 2F2 अनंत के बीच में। ज्यादा नहीं जाता है, 2F2 तथा अनंत के बीच। ये हम सारणी याद करने का तरीका देखो, अनंत के बीच। अगर वस्तु आती है कहां पर, F1 पर, तो प्रतिबिंब कहां जाता है अनंत पर। अगर वस्तु आ जाती है F1 और O के बीच, अब उधर तो बढ़ेगी नहीं, इसका मतलब अब किधर बढ़ेगी, इधर ही बढ़ेगी। यानी अब कहां बढ़ेगी, इसी ओर, लेंस के उसी ओर कह सकते हैं, इसी ओर, कुछ भी कह सकते हो, बाईं ओर। समझे, ये हमारी सारणी हो गई। वस्तु अनंत पर F2। अब मैं बोल रहा हूँ बिंब की स्थिति, आपको बोलना प्रतिबिंब। ठीक है, अगर वस्तु हो बिंब हो अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा F2। अगर वस्तु हो अनंत और 2F1 के बीच तो कहाँ बनेगा। अगर वस्तु हो 2F1 पर तो प्रतिबिंब, अगर वस्तु हो 2F1 और F1 के बीच तो कहाँ बनेगा बीच। अगर वस्तु हो F1 पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु हो F1 और O के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के उसी ओर या लेंस के बाईं ओर। ठीक है, तो देखो आगे अब बनाते हैं किरण आरेख। और किरण आरेख बनाने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हम एक साथ सारे किरण आरेख बना लेते हैं। ठीक है, 6 बनाने हमको। बन जाएंगे 6।
ओ बिल्कुल मध्य में आएगा C1 यानी 2F1, इसके बीचों बीच है F1। अगर ये F1 है तो इतनी दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी F2। अगर यहाँ C1 है तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी C2 और यहाँ 2F1 तो यहाँ हो जाएगा 2F2। वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए पहले नंबर 1 नंबर, तो अनंत पर रख दो। नाम क्या देंगे ए और जी। हाँ बढ़ेगी कहाँ पर, वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऐसा कौन सा रूट है जिस रूट से जाने पर यहाँ से गाड़ी गुजरती है, वह मुख्य अक्ष के, तो इस मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ और ले जाने के बाद इस रूट से गाड़ी चला दो। ये आपका बन गया है पहला डायग्राम। स्थिति नंबर कौन सी है, फर्स्ट है। कोई समस्या, चलते हैं अगली। MN प्रकाशीय केंद्र O, C1 है, C2 है, 2F1 है, 2F2 है, बीचों बीच अगर F1 है तो F2 है, और वस्तु इस बार थोड़ी सी नजदीक है। अनंत और 2F1 की क्या है, और बनेगा कहाँ पर F2 और 2F2 के। ऐसा कौन सा रूट है, पहला रूट तो ये है, इस रूट से जो गाड़ी जाएगी वो F2 से गुजरेगी नहीं गुजरेगी। अब एक रूट ऐसा और कौन सा है कि उस रूट से जाने पर यहाँ पर क्रॉसिंग हो जाए, ओ से गुजार देते सीधा। हो गई क्रॉसिंग, नाम क्या होगा इसका। क्या इसकी तुलना में ये छोटा है, तो क्या हमारी जो हमने पढ़ा उससे साबित हो रहा है कि जब वस्तु हो अनंत और 2F1 के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 2F2 के बीच। ऐसा बनेगा, साइज कैसी होगी, छोटी साइज होगी। यहाँ छोटी किसकी तुलना में बात हो रही है, इसकी तुलना में बनेगा उल्टा और वापसी। कोई समस्या, बात करते हैं नंबर 3। MNO C1 यहाँ है 2F1 और वस्तु यहीं पर खड़ी होगी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2F2, बिल्कुल बीच में हो जाएगा F1, के बीच में हो जाएगा F2, और वस्तु इस बार कहाँ पर है 2F1 पर। बनाना कहाँ है 2F2 पर। रूट देखो कौन सा चलेगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो तो इसे गुजरेगी गुजरेगी। अब कौन सा रूट चलाएं हम कि फिर से यही जाके टकराए, वही O वाला, ठीक है। तो देखो देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होती है, गड़बड़ हो रही है। बराबर यहाँ से मोड़ना है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया A डैश B डैश। देखिए साइज मानी या नहीं है, जितनी साइज यहाँ पर है उतनी ही साइज यहाँ पर है। इसका मतलब है जब वस्तु हो 2F1 पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 पर, साइज कैसी होगी समान।
प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। अब बात करते हैं हमारी चौथी कंडीशन क्या है। जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु हो 2f और f1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 अनंत के। देखो बनाओ, एक रूट तो यही चलता है ठीक से, कहां से जाएगा, f2 से। एक रूट वही ओ वाला, जो किरण ओ से जाएगी वो यहाँ टकराएगी, यानी कहाँ टकराई है, अनंत और 2f2 के बीच में। देखो साइज क्या इससे बड़ी है क्या, इसकी साइज इतनी सी है, इसकी साइज बड़ी हो गई है, इसका मतलब साइज होगी बड़ी, वास्तविक और उल्टा है। कोई समस्या, रूट का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं। इस बार कहां पर है, f1 पर। कहां है, तो बनेगा कहां पर, अनंत पर। एक रूट तो वही है, दूसरा रूट भी वही है। ठीक है, तो कोई बात समस्या है आपको, कोई समस्या नहीं है ना। अंतिम डायग्राम बनाना है। कहां पर वस्तु, f1 और o के वस्तु। ज्यादा मोटी मत बनाना, मोटा बनाए तो यहाँ पेज में जगह नहीं मिलेगी आपको, तो छोटा ही बनाना जितने पास हो आप। नाम है ए और बी, एक किरण का रूट तो वही है, तो कहां से गुजरेगी, और दूसरी किरण का रूट भी वही है। बड़ा तो ऐसे इस बार देखो बन रहा है प्रतिबिंब लेंस के किस ओर, बाईं ओर। आभासी सीधा, और साइज क्या है, बड़ी। इसका मतलब है जितनी हमने अभी पढ़ा था ना कि वस्तु कहां पर हो तो कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा और किस आकार का बनेगा, वो सारी बातें इसमें लागू हो नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेंस सूत्र तथा आवर्धन। जब लेंस सूत्र की बात आती है तो हमारे को याद आता है दर्पण सूत्र। इसी चैप्टर का एक पॉइंट था दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या था, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये तो था दर्पण सूत्र, लेकिन अब बात किसकी हो रही है, लेंस सूत्र की। लेंस सूत्र में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह क्या करना है, बाकी वही बातें हैं सेम टू सेम। आपको पता है f किसको दर्शाता है, अरे f किसको दर्शाता है, फोकस दूरी को। v दर्शाता है प्रतिबिंब की दूरी को, अरे दर्शाता नहीं दर्शाता है, और u दर्शाता है बिंब की दूरी को। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की भांति, किसकी भांति, गोलीय दर्पण की भांति गोलीय लेंस में भी, गोलीय दर्पण की भांति गोलीय लेंस में भी फोकस दूरी स्मॉल f
प्रतिबिंब दूरी v व बिंब दूरी u के बीच संबंध को एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। दर्पणों की बाकी लेंस में भी फोकस दूरी स्मॉल f, प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u के मध्य संबंध को किससे दर्शाया जाता है? एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? हम उसे लेंस सूत्र बोलते हैं। और लेंस सूत्र हमारा अब क्या हो गया है? याद हो गया हमको लेंस सूत्र। लेंस सूत्र बराबर हो गया है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/। फिर से एक बार कहते हैं हम कि गोलीय दर्पण की भांति लेंस में भी किस किस के मध्य? फोकस दूरी के मध्य, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी के मध्य संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे लेंस सूत्र कहा जाता है। फिर बात करते हैं आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला जो दर्पण सूत्र में था वही इसमें काम आएगा। m बराबर h'/। आपको पता है h' का तो मतलब होता है प्रतिबिंब की हाइट, ऊंचाई, और h का मतलब है किसकी हाइट? बिंब की ऊंचाई। दर्पण में इसकी परिभाषा क्या थी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है। यही परिभाषा यहाँ काम आएगी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई अनुपात आवर्धन कहलाता है। फिर हमें पता है कि आवर्धनता की परिभाषा हमने पढ़ी थी, उसमें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि गोलीय दर्पण द्वारा बिंब को आवर्जित करने की क्षमता, गोलीय दर्पण द्वारा बिंब को आवर्जित करने की क्षमता क्या कहलाती है? आवर्धनता। यहाँ गोलीय दर्पण की जगह नाम लेना है लेंस। उसने क्या था? गोलीय दर्पण द्वारा आवर्जित करने की क्षमता। इसमें लिखेंगे गोलीय लेंस द्वारा बिंब को आवर्जित करने की क्षमता क्या कहलाती है? आवर्धनता। फिर बात करते हैं हमारी नंबर 1 अगली बात, इन दोनों में संबंध। जैसे दर्पण सूत्र में और आवर्धन में संबंध था, वैसे लेंस सूत्र तथा आवर्धन में भी क्या होता है? संबंध होता है। लेंस सूत्र तथा आवर्धन में संबंध, क्या संबंध होता है? दर्पण सूत्र में संबंध था m बराबर h' बराबर -v/u। आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो जाएगा? m बराबर h' बराबर v/u। ये इसमें संबंध हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया है क्लियर। देखिए सामने अगला पॉइंट 9.10 है लेंस की समता। ध्यान से समझना है। ये हमारे पास दो लेंस ये होते हैं, आउटर लेंस और ये लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। पढ़ा हमने, ये लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता नहीं करता है। ये पावर किसका है? इसका है या हमारा है? भाई लेंस ही प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। लेंस ही प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। ये पावर किसका है? लेंस का है या हमारा है? ये लेंस की क्षमता है। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती। लेंस के द्वारा किसको? प्रकाश की किरणों को क्या करने की? अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती। लेंस की क्षमता है, उसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। यह है लेंस की क्षमता। ध्यान रखनी है, लेंस की क्षमता हमेशा ही फोकस दूरी के उल्टी होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती। जैसे जैसे फोकस दूरी, यानी हमको अगर P ज्ञात करना है तो हमें 1 में किसका भाग देना होगा? फोकस दूरी का भाग देना होगा। अगर मैं कहता हूं कि फोकस दूरी किसमें है? मीटर में। किसमें फोकस दूरी? अगर फोकस दूरी है मीटर में तो इसका मान किसमें निकालना है? डायोप्टर में। किसमें निकालना है? हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है तो ध्यान रखना है डायोप्टर। फिजिक्स में मात्रक है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 2 है,
दो क्या है, 2 रुपए है, या 2 kg कोई सामान है, या 2 कोई टाइम है AM PM, 2 क्या है, तो ये पीछे लगाना जरूरी है, 2 क्या है। वैसे ही उत्तर आपने याद कर लिया कि P बराबर 1/f का मान 5 था, आपने उत्तर याद कर लिया, सीधे लिख दिया, हाँ साहब उत्तर आए 10 या 20 जो भी आ गए, कैसे नहीं चलेगा। आपको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, डायोप्टर, और डायोप्टर का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल D, ठीक है। परिभाषा क्या थी, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या आकर्षित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। फिर आपसे मात्रक पूछे तो क्या कहोगे, अगर फोकस दूरी को मीटर में दर्शाया जाए तब इसको किसमें दर्शाया जाएगा, डायोप्टर में दर्शाया जाए। कई बार परिभाषा आती है, 1 डायोप्टर की परिभाषा लिखो, 1 डायोप्टर की परिभाषा लिखो। तो बताओ मेरे को, 1 P का मान 1D कब आएगा, जब हो सकता है कि ऊपर भी 1 और फोकस दूरी भी तभी आएगा। तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी का मान कितना होना जरूरी है, आप ये नहीं कह सकते 2 होते बेटे, गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब है 1 डायोप्टर उत्तर तभी आएगा जब फोकस दूरी भी कितनी हो, 1 मीटर हो। मैं यहाँ पर -1 लिख रहा हूँ, इस -1 का मतलब है चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही। तो मेरी बात को, क्योंकि गणित में आपने पढ़ा है ना, जब नीचे की अंक को ऊपर लेके आते हैं तो घात में जो चिन्ह क्या ज्यादा चेंज रहता है ना, तो यहाँ पर देखो m नीचे था तो ऊपर तो एक परमानेंटली है ये, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो अब ये एक ऐसा हो जाएगा -1, यानी हमारा उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा कि भाई 1 डायोप्टर किसे कहते हैं, कि 1 डायोप्टर किसकी क्षमता, 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। समझ बात को, तो 1 डायोप्टर किस लेंस की क्षमता है, जिस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर। ऐसे कह सकते हो, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती। ऐसे कह सकते हो 1 डायोप्टर किस लेंस की क्षमता है, जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। आप कहते हो सर हमारे पास लेंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे कैसे हैं, ये मैं जोड़ता ही जाऊंगा, लेंस को लेंस से जोड़ता जाऊंगा। अब मेरे को बताओ, अब शक्ति बताओ आप, तो अभी आप एक लेंस की बात कर रहे थे, अब तो लेंस ही लेंस है, अब शक्ति बताइए आप, क्या आप एक ऐसे कह सकते हो, अब आप शक्ति बताइए। तो भी घबराने की बात नहीं है, इसकी शक्ति अगर P1 हो तो इसकी क्या होगी, तो टोटल क्या हो जाएगी P1 प्लस, यानी दोनों की अलग अलग निकाल के P करके यानी टोटल कर लेना है, ठीक है। तो ये कंडीशन का ध्यान रखना, अगर बहुत सारे लेंसों को एक साथ जोड़ दिया जाए या संयोजित कर दिया जाए तो लेंस की कुल शक्ति हो जाएगी P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 N का मतलब है आगे नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6। समझे मेरी बात को, समझे नहीं समझे, एक बार फिर रिवीजन करते हैं और फिर पार्ट पूरा हो जाएगा हमारा।